फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमने कल बताया था समकोण त्रिभुज क्या होता, जिसका एक कोण क्या हो, जैसे ए है क्या समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण क्या है 90 अंश का। अब हमने कल बताया था कि जो 90 अंश का कोण है इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। जो 90 अंश का कोण है इसके सामने की जो भुजा रहेगी वो क्या कहलाती है, कर्ण। अब लंब यानी कि स्तंभ, जानते हो लंब है कि जो वो क्या है स्तंभ के जैसे जो है ऊंचाई वो क्या है, लंब है। अब आधार क्या होता, आधार जानते ही हो, बेस। हाँ, अब देखो लंब क्या है, लंब जो ऊंचाई वो बोल रहे हैं वो लंब ही है, क्योंकि देखो नीचे से ऊंचाई कितनी है, लंब के बराबर है ना, तो उन्होंने ऊंचाई जो बोल रहे हैं वो लंब है। और कर्ण क्या होती, जो 90 अंश का कोण बनी उसके सामने की भुजा क्या कहलाती, कर्ण। आधार जानते ही हो सभी। अब क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है ऊंचाई आधार से, ठीक है। तो हम मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज आधार x है। अब ऊंचाई क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तब ऊंचाई क्या होगी, तब ऊंचाई x है जो आधार से कितने कम है, 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x - 7 होगी क्या ऊंचाई। माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, तो प्रश्नानुसार उन्होंने क्या बोला, प्रश्न में क्या बोला कि जो ऊंचाई रहेगी वो 7 कम रहेगी आधार से। आधार यदि हमने x माना तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। अब आगे वो क्या बोल रहे हैं कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि जो कर्ण है एक क्या है, कर्ण बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। क्या दिया है, कर्ण बराबर क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगे। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा तो पाइथागोरस प्रमेय सुन लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता, किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का जो वर्ग रहेगा, सुन लो अब पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण का वर्ग रहेगा, जो अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं कौन सी, लंब और आधार के वर्गों का योग होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। इसको लिख लेना और रट लेना बिल्कुल अच्छे से। अब कर्ण क्या है 13, इसको 13 दिया उन्होंने 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। यहां पे समझो, अभी नहीं लिखो, बाद में देंगे ना टाइम लिखने के लिए। अब देखो कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर आ रहा है जी, समझ में तुम्हें। लंब क्या है, लंब यानी कि ऊंचाई। देखो लंब यानी कि ऊंचाई, x - 7 का वर्ग प्लस आधार क्या है x का वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा समीकरण। अब फिर से, अब अच्छे से बिल्कुल बिना बात के इधर उधर देखे फिर से समझो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार, अरे मतलब ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई x है तो आधार x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x - 7। अब कर्ण उन्होंने क्या दिया है कि 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण लिख दिया 13 सेंटीमीटर।
अब समकोण त्रिभुज हमने बताया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस अभी बताया है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, ये आपको याद करना है। यदि इसको परिभाषा बोली जाए इसकी तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कर्ण का वर्ग कितना है 13 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी हमने मानी है x माइनस 7 और आधार कितना है एक्स स्क्वायर। अब कर दो सॉल्व, 13 का वर्ग कितना होता, देखो यहां पर लिखा है 13 का वर्ग कितना 169 169 होता है 13 का वर्ग, ठीक है। अब सुनो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें अब कौन सी समीकरण लगेगी x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें समीकरण लगेगी x माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब a का मान क्या है x, तो x स्क्वायर माइनस 7 का वर्ग माइनस 2x 7 a आ जाएगा। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर के बराबर क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस फिर 7 का वर्ग, अरे प्लस 7 का वर्ग, यहाँ प्लस रहेगा प्लस 7 का वर्ग और प्लस नहीं यहाँ पे माइनस 2ab 2x और गुणित 7 प्लस x स्क्वायर जो को तो अब 169 बराबर होगा x स्क्वायर, 7 का वर्ग क्या होता 49, 7 का 2 बार गुणा कर दो तो 49 49 हो जाएगा, माइनस 7 का 2 में गुणा करो कितना 14 x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस 14x से जो तो रहेगा 49 को इस साइड ले आओ तो 169 माइनस 49 कितना हो जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसको उस साइड ले जाओ तो यहाँ 0 बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, ठीक है। यहाँ जो 120 है इसको उस साइड ले गए हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, ये अपना आ गया क्या समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे, कौन सी अभी ये तो समीकरण बना है, इसके अभी मूल तो निकल ले हैं ना। देखो समीकरण क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। चलो सभी इसको करो सॉल्व, रुको अब इसको रुको, सिंप्लीफिकेशन कर लो आसान होगा। 2 से क्या कर दो भाग दे दो, सभी जगह 2 कॉमन है ना, 2 से भाग देने पर 2x में 2 से भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, 14 में दोगे 7x माइनस 120 में 2 से भाग दोगे 60 आ जाएगा और 0 में दोगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आता है, ठीक है। ए हो गया समीकरण। अब गुणा करने पर ऐसी संख्या जो 60 आए और घटाने पर आए 7, ऐसी दो संख्या, तो 12 और 5 का हम देखो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 और 12 में से 5 को घटा देंगे तो हमें माइनस 7 चाहिए, तो माइनस का 12 रहेगा प्लस का 5 तो माइनस 7, तो यहाँ पर लिख दो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0, इतना हो जाएगा। यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा x, तो x अंदर क्या बचेगा यहाँ x बस बचेगा, एक x बाहर निकाल लिया, अब माइनस यहाँ से x निकाले से बचा क्या 12 है, अब x माइनस 12 है यहाँ है तो x माइनस 12 है यहाँ भी कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 है x के साथ में, यहाँ 5 नहीं है तो बाहर 5 लिख दो, ठीक है। ये क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ x चाहिए, x अकेला है, 5x चाहिए तो 5x कहने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो क्या दिख रहा कॉमन, x माइनस 12 है, x माइनस 12 दोनों तरफ कॉमन है ना, तो यहां पर हम x माइनस 12 लिखेंगे। अब यहां बचेगा क्या x और यहां बचेगा प्लस 5, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए गुणनखंड आ गए। अब इनसे हम क्या निकालेंगे मूल निकालेंगे, x प्लस 2 आ गए और x प्लस 5, ये दो गुणनखंड आ गए हमारे पास। x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे, x का मान क्या आ जाएगा माइनस 2 और x प्लस 5 बराबर 0 रखोगे, x का मान आ जाएगा माइनस 5, ठीक है। कहां पर, हाँ x माइनस 12 है, माइनस 12 है तो ये यहां पर हो जाएगा प्लस 12 है
और यहाँ क्या है 5 ही है, तो ये हो जाएगा -5। अब जो लंबाई है वो माइनस में तो रहेगी नहीं, यहां लिखेंगे चूंकि लंबाई माइनस ऋण में नहीं हो सकती है, ऋण में नहीं हो सकती है, अतः x बराबर क्या हम मानेंगे 12। अब क्योंकि लंब की जो हमने लंब है x, लंब माइनस में तो हो नहीं सकता, लंबाई कैसे माइनस में हो जाएगी, धनात्मक रहेगी, तो माइनस को हम नहीं मानेंगे, सिर्फ 12 को मानेंगे। तो x बराबर यानी कि आधार क्या है हमारे पास x यानी कि 12 आ गया, और 12 में से 7 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा हमारे पास ऊंचाई, तो लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लंब बराबर 5 और आधार बराबर 12, ये हमारा होगा क्या आंसर। अब क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। सुनो, एक कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग के रहता पर्टिकुलर कि एक नग की इतनी लागत रहेगी, ठीक है, तो जितने नग बनेंगे उतने ही गुना लागत हो जाएगी। नग क्या होता है, एक नग की जैसे 2 रुपए लागत है, तो दिन भरे में जैसे 50 नग हाँ बस वही है, ठीक है। तो एक नग जैसे 2 रुपए का, तो 50 नग एक दिन में बने तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ऐसी प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। लागत कितनी है, उस जितने बर्तन निर्माण किए गए। अब हम मानेंगे, माना उस दिन x नग बर्तन निर्माण किए गए, बर्तन निर्माण किए गए, तब नहीं है, तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है। अब समझो, माना उस दिन कितने नग बर्तन निर्माण किए गए, x नग बर्तन निर्माण किए गए, तब एक बर्तन की जो निर्माण लागत है, जितने बर्तन उस दिन निर्माण हुए उसके दुगने के 3 अधिक है। एक कितने की, एक नंग की निर्माण लागत आ गई। अब एक नंग की निर्माण लागत 2x + 3 है, और x नग बर्तन निर्माण किए, तो टोटल लागत कितनी आ गई, दोनों का गुणा कर दो। जैसे एक नंग बर्तन की निर्माण लागत 2 रुपए है, और 4 बर्तन निर्माण किए, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, 2 × 4 8। अब 2x + 3 एक नंग की निर्माण लागत है, x बर्तन निर्माण हुए, तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी, 2x + 3 × x, एक क्या हो जाएगी, कुल लागत आ जाएगी। कुल लागत कितनी, 2x + 3 × x। अब ज्ञात क्या करना है, इसके बाद देखो, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, अब कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए, बस हमारा सॉल्व हो गया। कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90, यहां लिख देंगे कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए। ये क्या है, दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इसको सॉल्व कर दो, 2x का x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x² हो जाएगा। 3x कैसे हो जाएगा, गुणा कर रहे हैं तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 ही आएगा, और x का x में होगा x² + 3x = 90। 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसको बताओ करके इसमें क्या कहना है, क्या कहना कि गुणा करने पर कितना आए, 180। देखो इसका और इसका कह दो, पहले तो गुणा, तो 180 आए, क्या गुणा कर, ऐसी दो संख्याओं बताओ जिनका गुणा करने पर 180 आए और माइनस करने पर कितना आए, 3। बताओ ऐसी संख्या।
ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका हम गुणा कर दें तो 180 आ जाए, और यदि हम उनको घटा दें, एक में से एक को घटा दें तो हमारे पास 3 आ जाए। 15 और 12 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा कर देंगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। अब बस कुछ नहीं कहना, 2x² लिख दो जो को त्यों, प्लस 15x हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा, और माइनस के 90 जो को त्यों लिख दो इक्वल टू 0। अब इसको कह देना है क्या, सॉल्व। क्या कहना, अब यहां से देखो कितना आएगा कॉमन, x बस आएगा, यहां बचेगा 2x, और यहां कितना बचेगा 15 बचेगा। अब 2x प्लस 15 हम यहां पे लिख देंगे। अब यहाँ 2x है, यहाँ 12x है, तो कितने 6 का गुणा करेंगे 12x लाने के लिए, करेंगे ना। आप लोग समझो, यहाँ 2x है, 2x में कितने का गुणा करें कि 12x आ जाए, तो 2x में हम 6 का गुणा करें तो 12x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 12x माइनस में चाहिए और 90 भी माइनस में, तो माइनस कितने का 6x का करेंगे गुणा, 6 का, -6 का। अब -6 का अंदर गुणा करो तो माइनस से हो जाएगा 12x, और माइनस हो जाएगा 90, यही आ गया ना। तो ऐसे गुणा करके देखते जाना है, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 2x प्लस 15 दो हैं कॉमन, तो 2x प्लस 15 बाहर निकाल लो, 8 निकाल लिया हमने बाहर। अब यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ बचेगा -6 बचेगा। अब क्या करोगे कि पहले 2x प्लस 15 बराबर 0 रखोगे, तो 2x बराबर -15 और x बराबर हो जाएगा -15/2। अब x -6 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब इसमें भी हम क्या लिखेंगे कि जो लागत है, ये क्या आ गया x का मान, x नग, तो चूंकि जो नग हैं वो ऋणात्मक नहीं हो सकते, नगों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, नगों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर कितना हम मानेंगे, अतः x बराबर 6। अब x बराबर 6 आ गया, ये क्या है, तो अब नगों की संख्या जो है वो x बराबर कितनी आ गई, नगों की संख्या। हमें क्या निकालना क्वेश्चन में, ये बोल रहे हैं कि बर्तनों की संख्या यानी कि निर्मित बर्तनों की संख्या और पेते के नग की लागत बताइए। तो बर्तनों की संख्या क्या आ जाएगी 6, और लागत कितनी आ जाएगी, 6 का दोगुना कर दो कितना हो जाएगा 12 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 15। ये हो जाएगा आंसर। YouTube पर जो बच्चे यहाँ से कहते हैं उनको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप 9th क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।